बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर जो 9 है उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, फ़िज़िकल ऑप्टिक्स, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होती है। फिर हम देखेंगे ऑप्टिक्स कितनी तरह की है, 2 तरह की है, फ़िज़िकल ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ये बेसिकली स्टडी किसकी है, लाइट की है। इन सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर हम लाइट की डेफिनेशन को भी करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, उसको भी हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या करना है। तो हम डिफरेंट इसकी थ्योरीज़ को भी देखेंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट के लिहाज से, ऑप्टिक्स के लिहाज से। ये जो हमारे पास बेसिक्स के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा ये जो BS लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने एंड तक जुड़े रहना है इंशाल्लाह। इसमें हम लाइट का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स बेसिकली इसकी जो सबसे बेसिक हम अगर इसको डिफ़ाइन करें तो ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लाइट। यानी कि हमारे पास ये जो फिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनमें जो हमारे पास ऑप्टिक्स है वो ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। यानी लाइट के बिहेवियर को देखते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ठीक है, इसी तरह लाइट को डायग्राम्स की मदद से देखते हैं कि किस तरह इमेज की फॉर्मेशंस होती है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें हम पहले लाइट को डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्टिक्स की हम जो है वो टाइप्स पे आएंगे। लाइट बेसिकली है क्या चीज़? लाइट देखिए, हमारे पास जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकती है। जैसा कि हमारे पास साउंड के फॉर्म में हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारे पास जब हम वर्क करते हैं। ठीक है, हमारे पास इसी तरह हीट एनर्जी होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं। केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन अब जो लाइट है ये कौन सी एनर्जी है? लाइट एक एनर्जी की वो वाली टाइप है। लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब ये है कि ये लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें देखने के काबिल बनाती है। यानी कि जब रेज़ हमारी आंखों तक पहुंचती हैं लाइट की, तो वो हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम जो है वो देखने के काबिल हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ों को जो हम देखते हैं ये लाइट की वजह से देखते हैं। सो लाइट वो एनर्जी है जो हमें क्या बनाती है, इस काबिल बनाती है कि हम चीज़ों को देख सकते हैं। सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब है ये हमारे अंदर देखने का एहसास पैदा करती हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमें ये देखने के कैपेबल बनाती हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लाइट। अब देखें लाइट की स्टडी ऑप्टिक्स। अब उसके बाद आ जाते हैं, ऑप्टिक्स 2 तरह की है, एक है फिज़िकल ऑप्टिक्स, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फिज़िकल ऑप्टिक्स वो वाली ऑप्टिक्स है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, इसी तरह लाइट की बिहेवियर को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब लाइट की इंटेंसिटी क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, लाइट की एनर्जी क्या है, लाइट की वेवलेंथ क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। बिहेवियर में हम देखते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, प्रोपोगेट कर रही होती है, तो वो किस तरह के फिनोमिनाज शो करती है। इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट कैसे होती है, इसके बाद डाइफ्रैक्ट कैसे होती है, रिफ्रैक्ट कैसे होती है। तो ये तमाम बिहेवियर्स हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ज्योमेट्री, यानी शेप की फॉर्म में जो हम ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं हम उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि लाइट जो प्रोपोगेशन है इन टर्म ऑफ रेस एंड डायग्राम्स, यानी कि इसमें जो लाइट की प्रोपोगेशन है उसको हम रेस की फॉर्म में, उसको हम डायग्राम्स की फॉर्म में जो है वो दिखाते हैं। कि यानी कि लेट्स से कि अगर कोई इमेज है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो उसको हम दिखाने के लिए, जैसे फ़र्ज़ कर ले कोई हम एक जो है वो कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, तो इसलिए इसमें देखिए लेट से कि इस तरह हमारे पास कोई इमेज बन रहा है, तो हम इमेज की फॉर्मेशन ये देखिए डायग्राम्स की मदद से या फिर रेस की फॉर्म में हम जो है वो शो करते हैं। तो उस स्टडी को कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये लाइट भी हो गया, ऑप्टिक्स भी होगी। तो अब एक चीज़ है कि लाइट प्रोपगेट कैसे करती है। आपकी बुक में जो सबसे पहली लाइन में इस चैप्टर के स्टार्ट में लाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसी के फ़ौरन बाद क्वेश्चन ये है कि हाउ डज़ दिस एनर्जी प्रोपोगेट, ये एनर्जी प्रोपोगेट कैसे करती है। यानी कि ये जो लाइट है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है, प्रोपोगेट कैसे करती है। इसका मतलब ये बन रहा है कि लेट्स से कि आपके पास ये फ़र्ज़ कर ले कि ये कोई एक टॉर्चर लाइट है। ठीक है, तो ये आपके पास लाइट है, जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये जो लाइट ट्रैवल करती है, तो ये किस फॉर्म में लाइट ट्रैवल कर रही होती है, कैसे ये प्रोपोगेट करती है, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम आगे देखते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट,
लाइट के बारे में डिफरेंट थ्योरीज दी गई, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। अब देखिए, लाइट के बारे में सदियों से ये एक डिबेट चलती आ रही है कि लाइट जब प्रोपोगेट करती है तो वो इन फॉर्म ऑफ वेव्स करती है या फिर इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स करती है। तो आज की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इस बात पे एग्री है कि लाइट जब प्रोपोगेट करती है तो वो एज आ वेव भी एक्ट कर रही होती है और एज आ पार्टिकल भी एक्ट कर रही होती है। तो उसके बाद यहाँ तक ये कंसेप्ट कि वेव जो है वो जो लाइट है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है, यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? तो इसमें सबसे पहले जो लाइट के बारे में थ्योरी दी गई वो दी न्यूटन ने। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है, उसने 1675 में ये थ्योरी पेश की और उसने कहा कि जब लाइट प्रोपोगेट करती है, जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स करती है। यानी जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट निकल रही होती है तो वो इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स निकल रही होती है। जस्ट लाइक अगर हम ये देखें, हमारे पास ये एक टॉर्च लाइट है जिसमें जो लाइट है वो इन फॉर्म ऑफ ये छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं और इनकी ये जो इनको कार्पसल्स कहते हैं, जिनको ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इनका जो है वो मैस बहुत कम होता है, इनको मैसलेस कहते हैं। ये रिजिड होते हैं, उसके अलावा इनकी ये इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब है ये जहाँ से टकराते हैं वहाँ से जब ये बाउंस बैक होते हैं तो वो इलास्टिकली यानी कि विदाउट एनी लॉस जो है वो मूव बैक करते हैं, ठीक है। इसी तरह यानी कि इनकी इलास्टिसिटी काफ़ी होती है। इसी तरह ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है। ये यूँ नहीं है कि ये सिंपल जिस तरह मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसको बनाता हूँ इस तरह, ये इस तरह हो सकते हैं, इस तरह हो सकते हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट शेप हो सकती है, डिपेंड अपॉन द लाइट सोर्स के वो लाइट किस कलर की आ रही है उसके मुताबिक इनकी शेप होती है, ठीक है। इनके साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, कोई जो है वो बहुत कम छोटा होता है, उससे कुछ एज़ कम्पेयर टू उसके थोड़ा सा कुछ बड़ा होगा, तो साइजेस भी डिपेंड अपॉन द लाइट, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं, एवरी लाइट सोर्स एमिट टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पसल्स। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्पसल्स। वो कहता है कि हर लाइट की जो सोर्स है वो जो पार्टिकल्स की सूरत में इमिट करता है, जो कि मैसलेस होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ये मैंने अभी बता दिया। डिफरेंट शेप होती है, उनकी साइज़ भी डिफरेंट होता है। अब उसने ये भी कहा कि दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कि ये जो हमारे पास कार्पसल्स हैं ये जो मूव कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे होते हैं। इनकी रेक्टिलिनियर मोशन होती है, वन लाइन मोशन होती है, ठीक है। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको कहते हैं विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। उसने ये भी कहा था कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये हर मीडियम में सेम नहीं होती, बल्कि मीडियम टू मीडियम चेंज होती है। यानी कि सॉलिड में कुछ और होगी, लिक्विड में कुछ और होगी और गैसेज में कुछ और होगी। लेकिन इसके जो फेलियर्स में इसमें एक चीज़ ये थी, डीमेरिट्स के अंदर इसकी एक चीज़ ये थी कि इसने कहा था कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है। हालांकि ये बात में गलत साबित किया गया कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेयर मीडियम, ठीक है। इसने ये क्या कहा था कि ये जो लाइट है ये डेंसर मीडियम में क्या होती है? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास लाइट मीडियम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी कि रेयर मीडियम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बट कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। देखें, ये जो न्यूटन की जो थ्योरी थी ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर रही थी। रिफ्लेक्शन का मतलब है, यानी मैंने अभी बताया कि अगर हम देखें रिफ्लेक्शन का यहाँ पे ये मतलब है कि जब रे एक मीडियम से, यानी लेट से ये मीडियम है, एक मीडियम से लाइट आ रही है और ये किस फॉर्म में आ रही है? इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स आ रही है। जब ये यहाँ से टकराती है तो यहाँ से बाउंस बैक हो जाती है पार्टिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन को तो ये एक्सप्लेन कर रही थी। इसी तरह ये रिफ्रैक्शन को भी कर रही थी कि अगर एक रेयर से डेंसर में आ रहा है तो चूँकि ये डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स इसको अपनी तरफ खींचते हैं। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लें, यहाँ पे नॉर्मल, तो ये लाइट अपने असल रास्ते से बेंट हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये क्या है? रिफ्रैक्शन। तो इट मीन्स ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को तो एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन ये हमारे पास इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस है ये तो वेव फिनोमिना है, डायफ्रैक्शन भी वेव फिनोमिना है, जबकि ये जो पोलराइजेशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फिनोमिना है। तो इसने तो यही बात की, इसने तो कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की सूरत में जाती है, जबकि ये तो तीनों वेव बिहेवियर्स हैं, इसलिए न्यूटन की थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट फिर आई हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजन ने
1678 यानी इसी एरा के अंदर ये थ्योरी पेश की और उसने ये कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स की सूरत में प्रोपोगेट नहीं करती, बल्कि लाइट जो है ये वेव की सूरत में प्रोपोगेट करती है। और इसने वो जो लाइट को वेव का नाम दिया वो कौन सी थी? मैकेनिकल वेव्स, यानी कि लाइट को इसने मैकेनिकल वेव का नाम दिया। और मैकेनिकल वेव ऐसी होती है जिसको हमें पता है कि मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। लेकिन आज की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इस बात को तस्लीम नहीं करती कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए फिर इसने कैसे बताया कि सन से जो अर्थ तक रेज है वो कैसे, लाइट कैसे आ रही है, ठीक है। तो इसने कहा था कि सन और अर्थ के दरमियान एक मीडियम मौजूद होता है और उसने उसको उस मीडियम का नाम जो उसने कहा कि इसमें एक ईथर मौजूद होता है जो मीडियम होता है, जो कि बिल्कुल डाइल्यूट होता है, ठीक है। और उसकी बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, हाईली इलास्टिक होता है, लेकिन वो बहुत डाइल्यूट होता है, ठीक है, जो कि जब यहाँ से यहाँ तक, और ये इनविजिबल होता है जब ये यहाँ से लाइट जा रही होती है तो इस मीडियम में से पास कर रही होती है, जिसको बाद में गलत साबित किया गया कि इसको कहीं भी फाउंड नहीं किया गया, ठीक है। और इसके अलावा इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं लाइट इज़ अ मैकेनिकल वेव। इसने कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। इसने फिर ये कहा कि मीडियम जो होता है वो ईथर होता है, जिसकी वजह से ये उस वक्त बच गया कि ये कोई ना कोई मीडियम इसमें मौजूद है। लेकिन इसने कहा था मैकेनिकल वेव, यानी कि कोई रिक्वायर्ड नहीं होता इसको मीडियम, हालांकि इसको रिक्वायर्ड होता है। अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम स्प्रेड एवरीवेयर। ये कौन सा ईथर मीडियम है? वेरी डाइल्यूट हाईली इलास्टिक मीडियम स्प्रेड एवरीवेयर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये डाइल्यूट है और ये हाईली इलास्टिक है। हमारे पास जो स्पीड होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है v इज़ इक्वल टू E/ρ। अब देखिए इसकी ये जो इलास्टिसिटी है ये तो बहुत ज़्यादा है, हाईली इलास्टिक है, जबकि डेंसिटी इसकी बहुत कम है, डाइल्यूट है, ठीक है। डाइल्यूट मतलब पतला। इसके बाद इसकी अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे पास क्या आ रहा है? स्पीड भी क्या होगी? ये भी ज़्यादा होगी। इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता 3 × 10⁻⁴ क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये इसी स्पीड के साथ फास्ट मूव करेगी, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इसने कहा था कि ये इसको जो है वो फील भी नहीं होता कि ये मीडियम है, ठीक है, ये जब लाइट प्रोपोगेट कर रही होती है। तो उसके बाद ये कंसेप्ट दिया गया कि इसने जो हाइगन की थ्योरी थी, हाइगन की, इसने रिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन किया ही किया, लेकिन जो ये फिनोमिनाज एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उसमें से इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को इसने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इसमें वेव नेचर थी। तो वेव नेचर की वजह से इसने इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ फिनोमिनाज ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इसने कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, हालांकि ऐसा नहीं है लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसलिए फिर ये कौन कौन से फिनोमिनाज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई? पोलराइजेशन को ना कर पाई, क्योंकि पोलराइजेशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है, फिनोमिना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट को भी नहीं कर पाई, रेक्टिलिनियर मोशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और उसके अलावा रैमन इफेक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, क्योंकि इसने कहा था कि ये जो लाइट है ये रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। हालांकि ये भी इस बाद में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसने कहा था कि ये जो लाइट है, ये वाली ये जो लाइट है ये वेव की सूरत में जा रही है, लेकिन ये रेक्टिलिनियर है, यानी वन लाइन है। तो ये देखें हमें कहाँ से वन लाइन लग रही है, लेकिन इसने ये कहा था कि अगर हम दूर से देखें तो ये हमें जो रे है ये कुछ इस तरह मिल रही होती है। तो अगर हम इसको दूर से देखें तो ये वेव्स रेक्टिलिनियर जो है वो मोशन दिखा रही होती हैं, हालांकि ये भी बाद में गलत साबित किया गया, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी थ्योरी देखते हैं। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इसके बाद थ्योरी दी जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि 1873 में दी गई। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने यह कहा कि जो लाइट है वो मैकेनिकल नेचर नहीं रखती, बल्कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको नाम दिया गया, ये जो हमारे पास थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसने कहा कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। याद रहे कि ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। अच्छा, ये मैंने डायग्राम दिखाई है और इसमें ये प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाया गया है कि लाइट इस तरह इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड
एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कंसिस्ट होते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इसको मैंने यहाँ पे भी दिखाया है ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ सके कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें डीमेरिट क्या था, इसका फेलियर क्या था कि ये जो डीमेरिट ये था कि इसने ये कहा था कि हमारे पास ये जो लाइट है, ये जो लाइट है, इसकी जो एनर्जी है हम इंटेंसिटी की जो बेस पे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, एक्चुअल में जो लाइट की एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट की जाती है। इसकी थ्योरी के मुताबिक, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक, ये जो फोटोन्स आते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, ये जहाँ जिस मेटल से टकराएंगी, जिस मर्जी एनर्जी पे टकराएंगे, तो वो इजेक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स, और उस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होगी उसको उसने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नो डाउट इसने पोलराइजेशन को भी एक्सप्लेन किया, नो डाउट इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन किया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सही तरह प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। इसने कहा कि हर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, लेकिन बाद में इसको गलत साबित किया गया। इसकी डीमेरिट क्या है, लाइट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। इसने कहा कि लाइट को इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी फाइंड आउट किया जाता, बट एक्चुअली इट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम आगे नेक्स्ट देखेंगे थ्योरी में। इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपरली। ये प्रॉपरली इफेक्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसने कहा था कि हर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन इसके बाद कंसेप्ट आया, जो नेक्स्ट थ्योरी दी गई, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जहाँ से क्वांटम थ्योरी का आगाज़ हुआ। क्वांटम थ्योरी हमारे पास क्या कहती है, ये हमारे पास 1905 में ये थ्योरी दी गई, मैक्स प्लांक्स ने ये थ्योरी दी। इसने कहा कि जो लाइट है ये जब ट्रैवल करती है, इमिट होती है या ऑब्जॉर्ब होती है, तो ये इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, यानी कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिसको उसने नाम दिया क्वांटा का या फिर फोटोन्स का। तो देखें इसकी स्टेटमेंट क्या, लाइट इज़ इमिटेड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स और बंडल्स, जिसको उसने नाम दिया क्वांटा या फिर फोटोन्स को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एनर्जी देखिए, जब ये लाइट प्रोपोगेट करेगी इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, फोटोन्स, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी बंडल्स की सूरत में, एनर्जी पैकेट्स की सूरत में, डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में, तो इसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट होगी तो फोटोन्स के साथ, तो वो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। एनर्जी ऑफ दीज फोटोन्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। अब देखिए, जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ वेव्स, ये हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ़ वेव्स होती हैं। तो जितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स होंगी, देखिए उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, इट मीन्स उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो इक्वलिटी आता है। इक्वलिटी के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट एच आ जाएगा, और ये एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकंड। ठीक है, तो इसके बाद इस थ्योरी के बाद सक्सेस क्या मिली कि इसने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट को इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये बता रही थी कि हमारे पास जो एनर्जी है वो एक तो फ्रिक्वेंसी के ऊपर इन टर्म्स ऑफ फाइंड की जाती है, दूसरा इसने जो एक कंसेप्ट दिया क्वांटा का और फोटोन्स का, उसके बाद ये साबित हो गया कि जो लाइट है वो ड्यूल नेचर रखती है, क्योंकि लाइट इंटरफेरेंस भी करती है, डायफ्रैक्शन भी करती है, पोलराइजेशन भी करती है। उसके बाद जो चीज़ें रह गई थी जिनको बाकी थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, तो ये तमाम के तमाम एक्सप्लेन किए गए आफ्टर दिस थ्योरी। तो होप्स हो कि, मुझे उम्मीद है कि आपको इन थ्योरीज़ के बारे में अच्छी तरह से कंसेप्ट मिल चुका होगा कि किस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे आ जाएंगे इस चैप्टर की तरफ, वेव फ्रंट्स की तरफ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्द। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।